हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये आइटम्स को लेकर के पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 देने के बाद बहुत सारे लोगों की यहाँ पे रिक्वेस्ट आई थी कि ये सीरीज में जारी रखूं, तो यहाँ पे मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 2 में मैं आपके सामने 15 यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम्स यहाँ पे पेश करूँगा, उनकी मीनिंग्स भी बताऊँगा, साथ साथ एग्जाम्पल देके समझाऊँगा कि इस तरह के आइटम्स अगर आते हैं आपके सामने तो इनका मतलब आपको कैसे निकालना है, या कहीं भी अगर ये लिखे रहें तो आप समझ जाइए आइटम लिखा हुआ है, इसका आपको शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वोकैबुलरी के, जो आपके आइटम्स को लेकर के हैं, या फिर और जो मैंने वर्ड मीनिंग्स वगैरह दी हुई हैं, तो यहाँ कॉर्नर में आपको लिंक दूंगा मैं उस पूरे पार्ट का, और वीडियो के आखिरी में भी वो आपको लिंक मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हम यहाँ पे देखते हैं आइटम्स क्या लिखा हुआ है, इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है, इन राइटिंग और प्रिंटिंग। मतलब अगर हिंदी में कहें तो लिखित रूप में। अगर हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या किसी से कोई बात कर रहे हैं, केवल वो ओरल नहीं है, वो कैसी है, राइटिंग में है या फिर प्रिंटिंग में है, मतलब लिखित रूप में आपके पास है वो, तो उसको क्या कहते हैं हम, इन ब्लैक एंड वाइट। ये आपका अगर कहीं भी यूज होता है इन ब्लैक एंड वाइट आइटम, तो इसका मतलब क्या होता है, लिखित रूप में। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ है, आई हैव इट इन ब्लैक एंड वाइट दैट आई एम इंटाइटल्ड टू 3 weeks ऑफ वेकेशन इन ईच ईयर। मतलब वो क्या करें कि आई हैव इट इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब उसके पास लिखित रूप में है। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, किसी जॉब की बात कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास ये लिखित रूप में है कि मैं इंटाइटल्ड हूँ किसके लिए, 3 weeks ऑफ वेकेशन इन ईच ईयर। मतलब हर साल 3 हफ्ते की छुट्टी या वेकेशन उसको चाहिए, इसके लिए वो एंटाइटल्ड है। और ऐसा सिर्फ ओरल नहीं है, कैसा है, इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब लिखित रूप में या फिर प्रिंटिंग में उसके पास ये है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका देखिए आइटम क्या है कि गिव समवन और समथिंग अ वाइड बर्थ। ये मतलब गिव अ वाइड बर्थ, समवन या समथिंग किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो गिव अ वाइड बर्थ का मतलब क्या होता है, टू टेक रीजनेबल डिस्टेंस फ्रॉम समवन और समथिंग। मतलब किसी से दूरी बना लेना, समुचित दूरी बना लेना, तो उसके लिए आपका ये आपका आइटम यूज होता है, गिव अ वाइड बर्थ। आपका वो पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई वस्तु भी हो सकती है, समवन और समथिंग, उससे दूरी बना लेना, रीजनेबल डिस्टेंस बना लेना, तो उसके लिए आपका आइटम यूज होता है गिव अ वाइड बर्थ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ है, गिव मीरा अ वाइड बर्थ, शी इज इन अ वेरी बैड मूड। की बात की जा रही है कि कोई आपकी मान लीजिए लेडी मीरा है, तो कह रहे हैं कि गिव मीरा अ वाइड बर्थ, मतलब कह रहे हैं कि तुम उससे उचित दूरी बना के रखो। किसी को मान लीजिए सलाह दी जा रही है कि उससे अभी मीरा से उचित दूरी बना के रखो। क्यों? क्योंकि सी इज इन वेरी बैड मूड, की वो अभी बहुत ही खराब मूड में है, तो इसलिए उससे दूरी बना के रखो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या लिखा है, एट समवंस बैक एंड कॉल। एट बैक एंड कॉल, इसको कुछ लोग ऐसे भी यूज करते हैं कि एट बैक एंड कॉल या एट समवंस बैक एंड कॉल, ये आपका सेम ही है। इस आइटम का मतलब क्या होता है, रेडी टू ओबे समवन, मतलब किसी भी व्यक्ति की बात मानने के लिए हमेशा तैयार रहना। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है कि जो हमेशा, आप जब भी कहें 12 बजे रात में भी अगर उसको कोई बात कहते हैं कुछ करने के लिए, तो हमेशा आपकी बात के लिए तैयार रहे, तो उस फ्रेज को या उस व्यक्ति के लिए हम इस तरह का वर्ड या आइटम यूज कर सकते हैं क्या, एट समवंस बैक एंड कॉल, या इसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि हमेशा बात मानने के लिए तैयार रहना। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है, देयर वर डजन ऑफ मेड एंड वेटर्स एट आवर बैक एंड कॉल। मतलब अगर कोई किसी के बारे में बता रहा है, मतलब अपने बारे में अगर बता रहा है वो, तो क्या कह रहा है कि देयर वर डजन ऑफ मेड एंड वेटर्स, की उसके पास कि दर्जनों मात्रा में मेड और वेटर्स हैं एट और बैक एंड कॉल, मतलब जब भी वो उनसे कहेगा वो हमेशा उसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो एट समवंस बैक एंड कॉल का मतलब क्या होगा कि काम करने के लिए, ओबे करने के लिए, बात मानने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला। ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है, टू पनिश समवन। देखिए यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन हो सकती है। ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है, टू पनिश समवन, मतलब किसी को सजा देना। तो किसी को सजा देने के लिए यहाँ पे ये आइटम का यूज किया जाता है, ब्रिंग टू बुक। बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए कहता हूँ कि आइटम्स को आप शब्दार्थ नहीं लेंगे क्या लिखा गया है, बल्कि उसका भावार्थ लेंगे। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब किसी को सजा देना, टू पनिश समवन। एग्जाम्पल देखिए क्या है, अ क्राइम हैज बीन कमिटेड एंड whoever is responsible must be brought to a book। मतलब यहाँ पे देखिए ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट यूज हुई, तो इससे आपका आइटम में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये आपका क्या है, प्रेजेंट फॉर्म में लिखा गया है। अब इसको आपने अगर पास्ट फॉर्म में भी कर दिया तो उसका अर्थ वही निकल के आता है कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि अ क्राइम हैज़ बीन कमिटेड, कि मान लीजिए कोई भी यहाँ पे क्राइम हो गया है,
और उसके लिए जो भी जिम्मेदार है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। एंड क्या करें, हु एवर इज रिस्पॉन्सिबल मस्ट बी ब्रॉट टू बुक। ब्रॉट टू बुक का मतलब उसको सजा होनी चाहिए, ठीक है। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है कि टू पनिश समवन, सजा देना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बाई द बुक। देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकती है ब्रिंग टू बुक और बाई द बुक, इसलिए मैंने दोनों साथ में लिए हुए हैं ताकि आप समझ सके दोनों एक ही नहीं है। बाई द बुक का मतलब क्या होता है, फॉलोइंग द रूल्स एग्जैक्टली या स्ट्रिक्टली भी कह सकते हैं। मतलब क्या कि अगर जो भी नियम कानून है उनका एकदम कड़ाई से पालन किया जाएगा तो उसके लिए आपका आइटम क्या यूज होगा, बाई द बुक। मतलब उसमें थोड़ा सा भी भूल चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, एकदम जैसे रूल्स डिसाइड किए गए हैं, जो भी आपके नियम या कानून हैं उनको एकदम हूबहू वैसे ही फॉलो किया जाएगा। तो उसके लिए आपका आइटम यूज होता है बाई द बुक, फॉलोइंग द रूल्स एग्जैक्टली। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, द जज ऑफ द कॉन्टेस्ट रैन थिंग्स स्ट्रिक्टली बाय द बुक एंड डिसक्वालिफाइड अस ऑन अ स्मॉल टेक्निकलिटी। मतलब कह रहे हैं कि जो भी आपके कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है, कोई भी आपकी प्रतियोगिता हो रही है, तो उसका जो जज है वो क्या कर रहा है कि जो भी वहाँ के रूल्स हैं बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है, एकदम एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है, और लोगों को क्या डिस्क्वालीफाई कर रहा है ऑन स्मॉल टेक्निकलिटी। मतलब छोटी छोटी भी अगर भूल हो जा रही हैं तो वो लोगों को क्या कर दे रहा है, डिस्क्वालीफाई कर दे रहा है। तो इसी से आप समझ सकते हैं बाय द बुक का मतलब क्या होगा, फॉलोइंग द रूल्स एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। मतलब क्या, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब क्या होता है, टू वर्क वेरी हार्ड एंड स्टे अप वेरी लेट एट नाइट। मतलब क्या कि अगर ये आपका आइटम यूज होता है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये आपका किसी भी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो कि दिनों रात मेहनत कर रहा है, तो उसके लिए आपका ये आपका आइटम यूज होता है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। इंग्लिश में भी देखिए इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, टू वर्क वेरी हार्ड एंड स्टे अप वेरी लेट एट नाइट। की मतलब बहुत मेहनत करना और रात भर जगे रहना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपकी ये कैंडल है, तो इसका एक एंड ये होगा, तो दोनों एंड का मतलब क्या होता है कि एक एंड आपका डे के लिए यूज़ किया जाता है और दूसरा एंड क्या यूज़ किया जाता है, नाइट के लिए। मतलब अगर आप कैंडल को दोनों तरफ से जलाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि कैंडल जल्दी ख़त्म होगी। तो ये आपकी मेहनत को दर्शाने के लिए ऐसा आपका आइटम प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, नो वंडर मैरी इज़ इल। कि कह रहे हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैरी क्या है, बीमार है। शी हैज़ बीन बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब कि वो बहुत दिनों से, मतलब बहुत ही लंबे समय से हैज़ बिन बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। मतलब अगर आपको ये नहीं पता है कि बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब क्या होता है, तो आप सोचेंगे कि वो कैंडल जलाने की वजह से, दोनों एंड की वजह से बीमारी हुई है उसको कोई। जबकि इसका मतलब क्या है बताने का, कि वो बहुत दिनों से बहुत कड़ी मेहनत कर रही थी, बहुत ही हार्डवर्क कर रही थी, इस वजह से वो क्या हो गई है, अब बीमार हो गई है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट आपका लिखा है ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय का मतलब क्या होता है, मतलब एक तरीके समझ लीजिए कि जब कोई पर्सन किसी का बहुत ज़्यादा क्या हो, प्यारा हो या फिर बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो, तो उसके लिए आपका ये आइटम यूज़ किया जाता है ब्लू आइड बॉय। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हाईली रिगार्डेड बाय समवन एंड ट्रीटेड विथ स्पेशल फेवर। मतलब कि जो जिसको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फेवर के साथ ट्रीट किया जाए, बहुत ज़्यादा रिगार्ड दिया जाए, तो उसके लिए आपका आइटम यूज होता है ब्लू आइड बॉय। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, इट वॉज नो सरप्राइज दैट रोहित गॉट द प्रमोशन। कि इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि रोहित को प्रमोशन मिला। एवरीवन नोज ही इज द बॉस ब्लू आइड बॉय। सभी को पता है कि वो क्या है, बॉस का ब्लू आइड बॉय है। तो यहाँ पे बॉस का ब्लू आइड बॉय का मतलब क्या होगा कि मतलब बॉस को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होगा, तभी उसको प्रमोशन मिला है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बियर द पाम। बियर द पाम का मतलब क्या होता है, ये पाम का मतलब यहाँ पे हमारे हथेली से नहीं, पाम का मतलब क्या, पाम जो आपका पेड़ होता है उसकी पत्तियों से है। बियर द पाम का मतलब क्या होता है, टू विन, मतलब जीतना, जीतने के लिए हम इस आइटम का प्रयोग करते हैं बियर द पाम। आपको पता होगा कि पहले आपके जो ओलंपिक गेम्स वगैरह होते थे उसमें कोई भी मेडल्स वगैरह नहीं चलते थे, ना तो गोल्ड मेडल, ना तो सिल्वर मेडल, ना तो ब्रॉन्ज मेडल, कोई नहीं। सब जितने भी आपके विजेता होते थे उनको पाम की पत्तियों के बने हुए मुकुट पहनाए जाते थे, क्योंकि पाम की जो पत्तियां होती हैं वो जीत का प्रतीक होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बियर द पाम का मतलब उसी से आपका आइटम निकल के आता है क्या, टू विन, मतलब
जीतना। आई हर्ड दैट यू माइट बियर द पाम एट द साइंस फेयर, मतलब कह रहे हैं कि मैंने सुना कि तुमने शायद साइंस फेयर जीत लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बियर द पाम का मतलब क्या होगा, जीतना, टू विन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। ये तो आपका बहुत ज़्यादा, आपका रिपीटेडली बहुत ज़्यादा आपका एग्जाम में पूछा जाता है, आपको आरसी में देखने को मिलेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखने को मिलेगा, कई बार ये आपको स्पॉटिंग एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी देखने को मिलता है। आपको इसमें से कोई भी एक यहाँ पे गायब रहेगा और उसकी जगह पे, या फिर यहाँ पे कोई भी मिसप्रिंट रहेगा, उसकी जगह को आपको सही करना होता है। तो ये आपको जानना जरूरी है। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना। तो उसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, ये आइटम जिसको क्या कहते हैं, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। मतलब क्या है यहाँ पे, रैपिडली। रैपिडली सिर्फ एक शब्द में कहना सही नहीं होगा, मतलब ये रैपिडली ग्रोथ से अगर इसको कहें मतलब तो ज़्यादा सही होगा, मतलब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना। देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रॉफिट्स ऑफ माई कंपनी आर इंक्रीजिंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स। मतलब मेरी कंपनी के जो लाभ हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, दिन दूनी रात चौगुनी की गति से बढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या लिखा है, कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या है कि कॉक एंड बुल स्टोरी जब भी आपका आइटम यूज किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, कॉक एंड बुल स्टोरी। इसका मतलब क्या होता है कि एन अनबिलीवेबल टेल दैट इज इंटेंडेड टू डिसीव। मतलब जब आप किसी को मूर्ख बनाने के लिए या ऐसी कोई कहानी सुनाए, मनगढ़ंत कहानी सुनाए जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, अपने मन से ही बना के किसी को कुछ भी सुना रहे हैं, तो ऐसी जो स्टोरीज होती हैं उनको क्या कहा जाता है, कॉक एंड बुल स्टोरी। तो ध्यान रखिए जब भी इस तरह का आइटम यूज होगा तो ये किसी स्टोरी के बारे में नहीं बता रहा होगा, ये आपका बताने की कोशिश की जा रही होगी कि कोई किसी को बेवकूफ बना रहा है या फिर कोई मनगढ़ंत कहानी यहाँ पे सुनाई जा रही है। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ है, जैक टोल्ड अस सम कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट गेटिंग लॉस्ट। मतलब जैक ने किसी को या कुछ लोगों को क्या स्टोरी सुने, कॉक एंड बुल स्टोरी सुने, मतलब मनगढ़ंत कहानी सुनाई अपने लॉस्ट होने, मतलब खोने के बारे में अपनी मनगढ़ंत स्टोरी यहाँ पे सुनाई। ठीक है, तो कॉक एंड बुल स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के रखिएगा, आइटम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका क्या है, अ क्लोज सेव। अ क्लोज सेव का मतलब क्या था, नैरो एस्केप, मतलब जिसको हम हिंदी में कहते हैं बाल बाल बचना। जब आप किसी भी दुर्घटना से या किसी भी इंसिडेंट से या कहीं भी बहुत बाल बाल बचते हैं, तो उसके लिए आप देखते होंगे कि ये आपका आइटम इस्तेमाल किया जाता है, अ क्लोज सेव। अब एग्जाम्पल देखिए क्या है, द स्पीडिंग कार पास्ड ओनली अ फ्यू इंचेस फ्रॉम अस। कि जो तेज रफ्तार से आ रही कार थी वो हमसे बस बहुत ही कम, फ्यू इंचेस का मतलब एकदम से नज़दीक से वो गुजरी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ रियल क्लोज से, मतलब हम क्या हुए, बाल बाल बच गए, बहुत ही यहाँ पे कम डिस्टेंस था लोगों के बीच में और कार के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, अ क्लोज सेव का मतलब क्या होगा, बाल बाल बचना। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, टू एडमिट समथिंग टू समवन। मतलब जब आपने अगर मान लीजिए कोई गलती की हो या आपके पास कुछ ऐसी बातें हों जो आपने किसी के साथ शेयर नहीं की हो, तो अगर आप कुछ भी एडमिट कर लें या कुछ स्वीकार कर लें, अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसको स्वीकार कर लें किसी और के सामने, तो वो आपका जो स्वीकारात्मक भाव होता है उसको आइटम के रूप में दर्शाया कैसे जाएगा, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। ठीक है, टू एडमिट समथिंग टू समवन। कई बार इसको प्रयोग ऐसे भी किया जाता है, जब आप सब कुछ स्वीकार कर लें तो उसके लिए भी आपका ये आइटम प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल क्या लिखा है, यू विल फील बेटर इफ यू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ द इंसिडेंट। कह रहे हैं कि तुमको अच्छा लगेगा अगर तुम क्या करोगे कि जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में क्या करोगे। यहाँ पे अगर ये देखिए, आपको इसका अर्थ नहीं पता है, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या पता नहीं। मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई पर्सन किसी को कह रहा है कि अगर तुम मुझे इंसिडेंट के बारे में बताओगे तो तुमको अच्छा फील होगा। टू इफ़ यू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब क्या होगा, टू एडमिट समथिंग टू समवन। मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, टू गेट समथिंग स्टार्टेड। मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, किसी काम की शुरुआत करना। ज़्यादातर ये कन्वर्सेशन को लेकर के होता है, बातचीत को लेकर के होता है, जैसे हिंदी में कहते हैं हम चुप्पी तोड़ना, तो उसके लिए आपका इस्तेमाल होता है ब्रेक द आइस, आइटम का प्रयोग आपका होता है। तो ज़्यादातर एक कन्वर्सेशन को लेकर के होता है, लेकिन कन्वर्सेशन को के अलावा अगर आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो भी आप ब्रेक द आइस का ही इस्तेमाल करेंगे, आइटम अगर यूज़ होता है तो। मतलब इसका होता है कि किसी भी काम की शुरुआत करना जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ है, आई नेवर नो हाउ टू ब्रेक द आइस विथ समवन आई हैव जस्ट मेट अप
एट अ पार्टी। मतलब कह रहे हैं कि मुझे कभी पता ही नहीं चला कि कैसे मैं क्या करूं, ब्रेक द आइस। अब यहाँ पे ब्रेक द आइस का मतलब पार्टी में कोई आपको बर्फ नहीं तोड़नी, मतलब क्या कि आप अगर पार्टी में किसी से मिले हैं तो बातचीत की शुरुआत कैसे करनी है ये मुझे आज तक नहीं पता चल पाया है। तो इस बारे में बात हो रही है कन्वर्सेशन को लेकर के, ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट लिखा हुआ है बीट, या फिर यहाँ पे कभी कभी बैंग का इस्तेमाल होता है, बैंगिंग का इस्तेमाल होता है, वंस हेड अगेंस्ट द वॉल। इसका मतलब क्या होता है, वेस्ट वंस टाइम इन होपलेस इंटरप्राइज। मतलब अनर्थक कार्यों में अपना समय जब आप वेस्ट करते हैं, जब आपको पता है कोई काम होने नहीं वाला है, फिर भी उसको करने में आप अपना जब समय वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए आपका आइडम प्रयोग होता है बीट वंस हेड अगेंस्ट द वॉल या फिर बैंग वंस हेड अगेंस्ट द वॉल। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप अनर्थक कार्यों को करने में या जिसका कोई मतलब नहीं है, या फिर कोई कार्य ऐसा है जो असंभव है, जो हो ही नहीं सकता है, फिर भी उसको करने में अगर आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका ये आइडम प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, आई हैव ट्राइड मैनी टाइम्स टू कन्विंस हिम टू स्टॉप स्मोकिंग। मतलब कि मैंने कई बार प्रयास किया उसको एक कन्विंस कर सकूं कि वो स्मोकिंग करना छोड़ दे, ठीक है, धूम्रपान करना वो छोड़ दे, वो मैंने कई बार प्रयास किया, बट आई एम बीटिंग माई हेड अगेंस्ट अ ब्रिक वॉल। लेकिन यहाँ पे अब इसका मतलब क्या है, आई एम बीटिंग माई हेड अगेंस्ट अ ब्रिक वॉल, इसका मतलब क्या होगा, लेकिन वो बता रहे हैं क्या कि जो भी उन्होंने प्रयास किया सब क्या हो गया, वो क्या हो गया, सब व्यर्थ हो गया। मतलब उनके द्वारा जितना भी प्रयास किया गया सब क्या हो गया, वेस्ट हो गया। उनके द्वारा जो टाइम दिया गया इसको कन्विंस करने, वो भी क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। तो बीटिंग माई हेड अगेंस्ट अ ब्रिक वॉल या फिर बीटिंग वंस हेड अगेंस्ट द वॉल या ब्रिक वॉल, कुछ भी कहिए, वो आपका क्या होता है, आइडम होता है, और जिसका मतलब क्या होता है, समय वेस्ट करना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग। मतलब जब कोई भी चीज सरप्राइजिंगली हैपन हो जाए, जिसकी आपने उम्मीद भी ना की हो, तो उसके लिए आपका आइडम प्रयोग होता है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होगा, जैसे आसमान से बिजली गिरना, ठीक है। तो जैसे आसमान से बिजली कभी भी गिर सकती है, वैसे अगर आपके साथ भी कुछ भी ऐसा हो जाए अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद भी ना हो, तो उसके लिए आपका आइडम प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, ही सीम्ड टू बी अ वेरी हैप्पी इन हिज जॉब, सो हिज रेजिग्नेशन केम एज अ बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू। कह रहे हैं कि वो ही सीम टू बी अ वेरी हैप्पी इन हिज जॉब, कि वो अपनी जॉब में, अपनी नौकरी में बहुत खुश लग रहा था। सो हिज रेजिग्नेशन केम एज अ बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू। लेकिन उसका जो रेजिग्नेशन इस्तीफा है वो किस तरीके से प्रतीत हुआ, जैसे कि क्या, अ बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू, एकदम क्या था, अनएक्सपेक्टेड था। मतलब खुश रहते हुए भी अगर कोई इस्तीफा दे दे तो क्या होगा, एकदम अनएक्सपेक्टेड सी चीज हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, चीक बाय जॉल। अब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आपका पूछा जाता है चीक बाय जॉल, तो इसको भी आप समझ के रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्लोज टूगेदर, मतलब साथ साथ, एक साथ। तो वो आपका जो साथ साथ का अर्थ है या एक साथ का अर्थ है, उसको दिखाने के लिए ये आइटम प्रयोग होता है। तो आसान है, लेकिन ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा आपका प्रचलन में नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इसकी मीनिंग कुछ कठिन है, मीनिंग एकदम सुपर सिंपल है, बस ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए यार, और ज़्यादा ये राइटिंग में भी आपका यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं, और अगर आपको पता नहीं है तो आप इसका अर्थ भी नहीं निकाल पाते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है, द टू फैमिलीज लिव्ड चीक बाय जॉल इन वन हाउस। मतलब क्या है कि दोनों फैमिलीज एक ही घर में एक साथ रही, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी साथ साथ या टुगेदरनेस या क्लोज टुगेदर का अर्थ दिखाने की कोशिश की जाएगी, तो ये आपका आइटम प्रयोग होगा। तो ये तो थे आपके मेरे ख्याल से 15 या 16 के आइटम्स थे जो मैं आपके लिए लेके आया था। बहुत ही छांट के मैं यहाँ पे लेके आया, वो सारे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और जिनकी जानकारी होना तो आपके लिए एकदम आवश्यक ही है। इनसे क्या होगा, आपकी जो आरसी की जो स्पीड है वो भी इंप्रूव होती है, आपको शब्दों के अर्थ पता चलते हैं। मतलब आप शब्दार्थ पे नहीं जाएंगे, बल्कि उनका अर्थ समझ पाएंगे, भावार्थ क्या होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में काम आते हैं, स्पॉटिंग एरर में काम आते हैं। बहुत ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है आइटम्स की, क्योंकि यहाँ से अगर आपके एरर निकल के आते हैं तो आप उसको किसी भी ग्रामेटिकल वे में सही नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आए होंगे, और अगर आपको पसंद आए हैं, आप चाहते हैं सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आपको देता रहूंगा, जिससे आपका ये पूरा पार्ट कवर हो जाएगा और आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी इंग्लिश वोकैबुलरी की।
तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ अपने शेयर जरूर करें, उन लोगों को भी बताएं किस तरह के जो पार्ट्स होते हैं उनको कैसे कवर करना है और क्या कुछ पढ़ना चाहिए अगर आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। तो फिर भी अगर आपके कोई सवाल रह जाते हैं, कोई सुझाव हैं, तो आप उन्हें कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं जिसका आंसर आपको नहीं आ पाता है, चाहे वो किसी भी सेक्शन से रिलेटेड क्यों ना हो, तो आप जो स्टडी स्मार्ट का फेसबुक ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप अपने सवालों को पोस्ट कर सकते हैं, उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको मिलती रहेंगी और आपकी जो प्रिपरेशन है और अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।